Hi friends, so today we will be starting a renal pathology series. ठीक है, हमारे renal pathology series शुरू हो रही है. तो उसमें बेसिकली हम शुरुआत कर रहे हैं रीनल बेसिक्स से. ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि रीनल का जो ग्लोमेरुलस है उसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है और किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में किस तरह की हम फाइंडिंग्स पाएंगे. ठीक है, उन सब के बारे में बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, रीनल बेसिक्स. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर की. ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर के लिए मैंने डायग्राम लिया है रोबिन्स से. ठीक है, तो इसमें देखो ग्लोमेरुलस को अगर हम कट सेक्शन लेते हैं बीच में से इस तरह से, तो हमें क्या क्या मिलेगा. सबसे बाहरी जो हमें लेयर मिलेगी वो है पेराइटल एपिथेलियम. पेराइटल एपिथेलियम, उसके बाद थोड़ा स्पेस है वो है बोमेन स्पेस और यूरिनरी स्पेस. उसके बाद हमें मिलेगी विसरल एपिथेलियम. ये वाली विसरल एपिथेलियम, ये जो ब्लू वाला है, विसरल एपिथेलियम कंटेन्स फूड प्रोसेसेस. अब ये फूड प्रोसेसेस कहाँ से आए? ये आए पोडोसाइट से. पोडोसाइट ने पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस को फॉर्म करता है. उसके बाद जो लेयर है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन टाइप 4 होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स, लेमाइना रारा एक्सटर्ना, लेमाइना डेंसा एंड लेमाइना रारा इंटरना. उसके बाद हम जो सबसे ब्लड के कांटेक्ट में लेयर है वो है एंडोथीलियम. एंडोथीलियम की एंडोथीलियल सेल्स. ओके, एंड दिस फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, इसका हम अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फोटो देखेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे. और जो बीच में जो सेल्स है वो है मैसेंजर सेल्स, और मैसेंजर सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स है वो मैसेंजर मैट्रिक्स. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, वापस एक बार रिवाइज करें तो पेराइटल एपिथेलियम, देन बोमेंस space or urinary space, then visceral epithelium with podocytes and food processes, then basement membrane, then endothelium, fenestrated endothelium, और बीच में messenger cells और messenger matrix. ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकल फोटो है. इसमें देखो कैपिलरी ल्यूमेन, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फूड प्रोसेसेस, और इसके अलावा मैसेंजर सेल्स. बीच में जो ये स्पेस है ये हमारे पास यूरिनरी स्पेस. अच्छा, जो पोडोसाइट्स हैं, जो फूड प्रोसेसेस है, उनके बीच की जो जगह है उसमें डायफ्राम होता है. ठीक है, यूरिनरी डायफ्राम, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, तो सबसे पहले बाहर जो है पेराइटल एपिथेलियम, उसके बीच में बोमेन स्पेस. मैसेंजर सेल्स को यहाँ रखना सही नहीं होगा, बट स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ पे समझाने के लिए मैसेंजर सेल्स को यहाँ पे बनाया है. उसके बाद हमारे पास विसरल एपिथेलियम. विसरल एपिथेलियम वापस पोडोसाइट से मिलके बनी होती है और पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस उसमें होते हैं. एंड देन GBM, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स. ठीक है, यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन दिखाइए, लेमाइना रारा एक्सटर्ना, लेमाइना डेंसा एंड लेमाइना रारा इंटरना. उसके बाद हमारे पास एंडोथीलियल लेयर है और उसके बाद यहाँ पर जो है ब्लड पास करेगा. तो जो एंडोथीलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विसरल एपिथेलियम है, ये तीनों मिलके जो है हमारे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को बनाती है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है वो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के द्वारा होता है. ठीक है, अब मैसेंजर सेल्स जो है वो 3 तरह के उनकी प्रॉपर्टीज होती है, 3 टाइप्स की सेल्स होती है. दे आर फेगोसाइटिक. ठीक है, वो फेगोसाइटिक होती है नेचर में. दे आर केपेबल ऑफ प्रोलिफरेशन, वो प्रोलिफरेट कर सकती है. और तीसरा है दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज़ को रखती है. ठीक है, तो मैसेंजर सेल्स. उसके बाद ये देखिए दिस इज़ द कैपिलरी नेटवर्क विच इज़ फाउंड इन दिस ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर. तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकल डायग्राम है ऑफ दिस कैपिलरी नेटवर्क. ठीक है, उसके बाद ये जो सेल्स हैं, दीज आर पोडोसाइट्स. दिस इज अगेन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम. ठीक है, फोटो दीज सेल्स. ओके, दीज आर पोडोसाइट्स. उसके बाद अगर हम ये देखिए फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकल डायग्राम इस तरह से दिखता है फोटो. तो मैंने ये तीनों फोटो जो है वो हैरिसन से लिया है, हैरिसन की रीनल मेडिसिन से. रीनल मेडिसिन के लिए हम बाद में अलग से भी वीडियोस बनाएंगे. ये केवल पैथोलॉजी पार्ट है. हालांकि ये फ़ोटो जो है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं, दिखाते हैं कुछ अच्छे, जैसे कि यहाँ पे देखिए फेनिस्ट्रेशन को दिखा रहा है, पोडोसाइट्स को दिखा रहा है. तो मैंने फॉर एग्जांपल और
पढ़ाई की उससे इसको ले लिया। उसके बाद अब आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकल डायग्राम ऑफ ए ग्लोमेरुलस, ये भी मैंने हैरिसन से लिया है। तो इसमें क्या क्या देख सकते हैं हम, कैपिलरी स्टाक, देन ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथीलियम यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, मेसेंजर सेल्स हमें दिख रही है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिस वन, पेराइटल एपिथीलिया, तो फिर ये क्या हो गया, बोमेन स्पेस हो गया, ठीक है, ये बोमेन स्पेस हो गया। एंड पोडोसाइट्स यहाँ पे है, ये पूरा विसरल एपिथीलियम, विसरल एपिथीलिया, बोमेन स्पेस, पेराइटल एपिथीलियम, ठीक है, और बोमेन्स एक कैप्सूल जो इस पूरे को फॉर्म करता है, पूरे को कवर करता है। तो अब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले बताया, लेमाइना रारा इंटरना, इलेक्ट्रॉन डेंस जो होती है लेमाइना डेंसा एंड लेमाइना रारा एक्सटर्ना, ठीक है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन कौन सा होता है, कोलेजन टाइप 4 होता है। अब ये जो है ये है मोनोमर, दिस इज़ द मोनोमर विच फॉर्म्स, जो कि पॉलीमराइज होके और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाएगा। तो इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, पहला जो इसका बेसिक बॉडी है वो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि बनी होती है अल्फा 1 टू अल्फा 6 चेन्स है, ठीक है, अल्फा 1 की 1 से लेकर 6 तक की जो चेन्स हैं वो मिलके ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। और इसका जो एन टर्मिनस है उस पर हमें 7s डोमेन मिलता है, और जो सी टर्मिनस है, देखो इसके जो पेयर है वो मैंने सी तरह से बनाया, तो जो सी टर्मिनस है उस पर हमें नॉन कोलेजनस डोमेन मिलता है विच इज़ NC1, ठीक है। वापस देख लें स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिकल अल्फा 1 टू अल्फा 6 चेन्स का बना होता है, एन जो कि एन टर्मिनल है उस पर 7s डोमेन मिलेगा, सी टर्मिनल पे नॉन कोलेजनस डोमेन मिलेगा। अभी जो नॉन कोलेजनस डोमेन है ये सुप्रा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो मोनोमर, फिर सुप्रा स्ट्रक्चर कैसे होगा, पॉलीमराइजेशन होगा इसका, सुप्रा स्ट्रक्चर बनेगा। वो कैसे बनेगा, वो आगे क्या बनाएगा, वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हम डायफ्राम की बात करते हैं, जो कि अभी मैंने बात की थी, स्कीमेटिक डायग्राम ये यहाँ पे, ये भी मैंने रोबिन से लिया है सॉरी। सो दिस इज़ अ ग्लोमेरुलर स्लिट डायफ्राम, ठीक है। अब इसमें ये जो दो हैं ये क्या है, ये हमारे पोडोसाइट्स हैं। अब होता क्या है कि जो पोडोसाइट है उनके बाहरी सरफेस पर नेफ्रिन मॉलिक्यूल होता है। जो 2 नेफ्रिन मॉलिक्यूल है वो जो एडजेसेंट पोडोसाइट्स हैं, एडजेसेंट पोडोसाइट के जो नेफ्रिन है वो आपस में डाइमराइजेशन कर लेते हैं, डाइहेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और जो ये फिल्ट्रेशन स्लिट है, ठीक है। अब अंदर की तरफ जो नेफ्रिन मॉलिक्यूल है वो एक्टिन फिलामेंट्स और पोडोसिन से बाइंड करता है, साथ में किससे, CD2 एसोसिएटेड प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। तो CD2 एसोसिएटेड प्रोटीन के द्वारा एक्टिन फिलामेंट और पोडोसिन से बाइंड करता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पोडोसाइट फूड प्रोसेस, नेफ्रिन जो आपस में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर द्वारा जुड़े हुए हैं, और अंदर किससे, पोडोसिन और एक्टिन फिलामेंट से जुड़े हुए हैं वाया CD2 एसोसिएटेड प्रोटीन। Okay, so this is electron microscopical diagram, okay, of the food processes, this slit, okay. Now the urinary examination. अब जो हमारे पास स्ट्रक्चरल पार्ट था ग्लोमेरुलस का वो लगभग ख़त्म हो चुका है, तो अब अपन यूरिनरी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। यूरिनरी एग्जामिनेशन में अपन क्या क्या सेल्स देखते हैं, सेल्स हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, पहला हम देखते हैं सेल्स, दूसरा देखते हैं कास्ट एंड तीसरा देखते हैं क्रिस्टल्स। तो जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं कास्ट की। तो मेजॉरिटी जो मोस्ट ऑफ द क्या लगभग पूरा कास्ट जो है वो बना होता है टैम हॉर्स फॉल प्रोटीन का। अब टैम हॉर्स फॉल प्रोटीन को कैसे याद रखेंगे, दिस इज अ हॉर्स फॉलिंग डाउन इन असेंडिंग लोप ऑफ हेनले वियरिंग टाइम, ओके, टाइम मतलब वॉच, तो वो वॉच बांधकर एक घोड़ा है जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में लोप ऑफ हेनले में जो है गिर रहा है। तो टाइम से टेम हॉर्स फॉलिंग हॉर्स फॉल एंड प्रोटीन, ठीक है। अब ये टाइम हॉर्स फॉल प्रोटीन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हेनले जो है उसमें बनता है। तो ये कास्ट जो है जो मेजॉरिटी लगभग सारा कास्ट जो है वो इसी टाइम हॉर्स फॉल प्रोटीन से बनता है। अब जो हाईलाइन कास्ट है, जो जब हम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे उसमें कास्ट जो देखेंगे तो उसमें जो हाईलाइन कास्ट है वो नॉर्मली भी पाया जाता है यूरिन में।
अब ये कब कब पाया जाएगा, नॉर्मली भी पाया जाएगा, फीवर में पाया जाता है, एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उनमें भी पाया जाता है। डिहाइड्रेशन अगर किसी में हो रहा है या जो ज़्यादा स्ट्रेस में उसमें भी ये हाईलाइन कास्ट पाया जाता है। सो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, और फीवर वगैरह इनमें पाया जाता है। अब आरबीसी कास्ट क्या होता है, इस हाईलाइन कास्ट के ऊपर अगर आरबीसी भी पाई जा रही है तो वो आरबीसी कास्ट होती है। अगर हम यूरिन में आरबीसी कास्ट को मिलता है अगर हमें, तो वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की ओर हमें संकेत करता है। ठीक है, हो सकता है कि वो जो पेशेंट है हमारा वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस से सफ़र कर रहा हो। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ द डब्ल्यूबीसी कास्ट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कास्ट वही हाईलाइन कास्ट के ऊपर डब्ल्यूबीसीज अगर हैं तो डब्ल्यूबीसी कास्ट हो गया। अब पाइलोनेफ्राइटिस जो है उसमें ये मोस्टली पाया जाता है डब्ल्यूबीसी कास्ट। इसके अलावा और भी कास्ट हैं, ब्रॉड वेक्सी कास्ट, लिपिड फैटी कास्ट एंड मडी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट। तो ब्रॉड वेक्सी कास्ट जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर में होगा, लिपिड फैटी कास्ट जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होगा, और मडी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट जो है वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में होगा। ठीक है, इनका फोटोज़ वगैरह हम जो है वो इनके साथ ही पढ़ेंगे जब इन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कम्स द क्रिस्टल्स। अब जो यूरिन में क्रिस्टल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल अगर हमें मिलता है तो वो किस तरह का दिखेगा, वो हमें दिखेगा एनवेलप शेपेड। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट शेप जो क्रिस्टल होगा वो हमें डम्बेल शेपेड मिलेगा। जो कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल होगा वो स्पाइक के फॉर्म में होगा। सिस्टीन हेक्सागोनल, ओके, डम्बल एनवेलप डम्बल स्पाइक हेक्सागोनल, एंड द टायरोसिन फाइबर्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, ऐसा लगेगा जैसे काफ़ी फाइबर्स जो हैं वो एक तरफ एक साथ एग्रीगेट हो चुके हैं। ठीक है, और जो ट्रिपल फॉस्फेट है वो मिलेगा कोफिन की तरह। तो मैंने यहाँ पे कोफिन डांस जो बहुत फेमस है आजकल उसमें दिखाया। तो कोफिन शेपेड जो है वो ट्रिपल फॉस्फेट हमें क्रिस्टल उसमें मिलेगा। नाउ इफ़ वी डू किडनी बायोप्सी, तो किडनी बायोप्सी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी हम किडनी बायोप्सी करेंगे तो हमें ज़रूरी है कि किडनी बायोप्सी में जो हम कट सेक्शन लेते हैं उसमें हमें नंबर ऑफ़ ग्लोमेरुलाई मिनिमम 10 होने चाहिए। हमें मिनिमम 10 ग्लोमेरुलाई उस बायोप्सी में मिलने चाहिए। अब जो हम किडनी बायोप्सी करेंगे और कट सेक्शन के बाद हमें जो फाइंडिंग्स मिलेगी उससे हम कुछ टर्म्स में डिफाइन करते हैं। लाइक प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या है, अगर हमें इंक्रीज सेल्युलरिटी मिल रही है तो हम उसे प्रोलिफरेटिव के अंडर रखेंगे। सेगमेंटल का मतलब क्या है कि जो कोई ग्लोमेरुलस, यहाँ पे मैं प्रॉपर ग्लोमेरुलस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक ग्लोमेरुलस की, तो पोर्शन ऑफ ग्लोमेरुलस जो है उस ग्लोमेरुलस का भी एक पोर्शन जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो ये सेगमेंटल है। ग्लोबल का मतलब जो है पूरा एंटायर ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलाई है वो पूरा का पूरा अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो ग्लोबल है। अब फोकल क्या है, फोकल 50% ऑफ ग्लोमेरुलस, लेस देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलस। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने रीनल बायोप्सी की है उसमें हमें मिनिमम 10 मिलना चाहिए। मान लो कि हमें 10 ग्लोमेरुलाई मिलते हैं, तो उनमें से अगर कोई जो हमारी फाइंडिंग है वो लेस देन 50% में मिल रही है तो उसे हम फोकल से डिफाइन करेंगे, फोकल उसकी टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड डिफ्यूज्ड क्या है, अगर हमें जैसे फोकल में हमें मिलेगा 5 से कम, अगर हमें बायोप्सी में 10 ग्लोमेरुलाई मिलते हैं और 5 से कम में हमें फाइंडिंग मिल रही है तो वो फोकल है। अगर 5 से ज़्यादा में मिल रही है तो डिफ्यूज्ड है। ठीक है, जैसे जैसे हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, बट हमें बेसिक नॉलेज याद रहनी चाहिए कि फोकल, डिफ्यूज्ड, ग्लोबल, सेगमेंटल एंड प्रोलिफरेटिव क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास बायोप्सी आ गई, हमें पता है कि टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से उसको देख सकते हैं। ये भी तो देखें हम कि हमारे पास बायोप्सी आ गई, अब ग्रोथ से तो नहीं देख पाएंगे ना सही से, तो हम देखते हैं उसको 3 तरीके से मोस्टली। लाइट माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं और इम्यूनोफ्लोरेसेंस से देख सकते हैं। अब जो लाइट माइक्रोस्कोपी से हम देखते हैं तो उसमें हम रेटिकुलिन, कॉन्गोरेड और भी स्टेंस है उनको यूज़ करते हैं मोस्टली। तो जो हमारे पास नॉर्मल जो ग्लोमेरुलाई है उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती है। पहला, उसमें 1 और 2 सेल्स पर कैपिलरी टफ्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब एक कैपिलरी टफ्ट में हमें 1 और 2 सेल्स मिलेगा। अगर सेल्युलरिटी इंक्रीज्ड है मतलब प्रोलिफरेटिव है तो हमें ज़्यादा सेल्स मिलेगी। कैपिलरी ल्यूमेन जो है वो ओपन होनी चाहिए। कैपिलरी ल्यूमेन जो है
वो ओपन रहनी चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए कैपिलरी ल्यूमेन जो है वो खुली हुई है। एंड मैसेंजर सेल्स एंड मैसेंजर मैट्रिक्स इन सेंटर और स्टार्क रीजन, मैसेंजर सेल्स और मैसेंजर मैट्रिक्स जो है वो इन सेंटर और स्टार्क रीजन में होना चाहिए। सो दिस इज अ नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी कल ग्लोमेरुलाई, ठीक है। अब ये जो देखिए ये है डिजीज्ड, ठीक है, इसमें देखिए हाइपर सेलुलरिटी हो रही है पहला, ठीक है, सेल्स काफ़ी बढ़ गई है, लगभग पूरे उसको घेर लिया उसने, पूरे ग्लोमेरुलस का घेर लिया। साथ में क्या हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि कैपिलरी की ल्यूमेन जो है वो फाउंड हम नहीं मार्क कर पा रहे हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हमें डिजीज्ड है। कौन सा डिजीज्ड है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें अलग अलग फाइंडिंग्स मिल सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सबसे जो पहली है वो है सब एपिथेलियल हम्प। एपिथेलियम जो है हमारी एपिथेलियल लेयर, उसमें हम्पिंग हो जाए, हम्प फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको हम सब एपिथेलियल हम्प के उसमें देखेंगे जब हम इन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। अच्छा, किस किस डिजीज़ में सब एपिथेलियल हम्प देखा जाएगा? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इन तीनों में जो है इसके अलावा और भी डिजीज़ है, बट इन तीन जो मेन है उनमें सब एपिथेलियल हम्प्स हमें दिखेंगे। जब हम इन डिजीज़ की बात करेंगे तो मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फोटो आपको दिखाऊंगा कि कैसे सब एपिथेलियल हम्प जो है वो प्रेजेंट करता है। अब एपी मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है उसके नीचे जो है डिपोजिशन हो जाता है। सो इसमें कौन कौन सा मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और ल्यूपस नेफ्राइटिस जो है उसमें जो है ये मोस्टली देखा गया एपी मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स। मोस्टली ये एंटीबॉडीज़ का होता है और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स अगेन मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस टाइप 2 में देखा गया। एंड मैसेंजर डिपॉजिट्स जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? हिनोक्शियोलिन परप्यूरा एंड आईजीए नेफ्रोपैथी। अब हिनोक्शियोलिन परप्यूरा जो है, हिनोक्शियोलिन परप्यूरा आगे जब नेफ्राइटिस कोज करता है, हिनोक्शियोलिन नेफ्राइटिस कोज करता है, तो वो आईजीए नेफ्रोपैथी में ही आईजीए नेफ्रोपैथी की तरह ही आगे प्रोग्रेस करता है, तो उसे हम आईजीए नेफ्रोपैथी के अंडर ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब द इम्यूनोफ्लोरेसेंस लास्ट में बात करते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस की फाइंडिंग्स को। आइदर इट कैन बी ग्रेनुलर और आइदर इट कैन बी लीनियर, ठीक है। ये ग्रेनुलर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है। अगर ये ग्रेनुलर है तो मोस्टली हम देखेंगे कि क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स, या तो क्यों हो सकता है कारण, या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो रखा है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन मोस्टली किस में होता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट डिपोजिशन हो सकता है। और लीनियर किस में होता है? गुड पास्चर सिंड्रोम में। So this is all about renal basics. Thank you.